नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले कोरियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम होता है एक्सहुमा। एक्सहुमा का मतलब होता है कि एक कब्र को खोदकर उस इंसान को दूसरे कब्र में दफनाना। तो आज की मूवी बहुत ही खतरनाक हॉरर मूवी होने वाली है। तो चलिए बिना देर करते मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम पार्क होता है। पार्क का बेटा बहुत बीमार होता है, उसे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। तब पार्क कोरिया से दो सेमन लोग को बुलाता है। सेमन का मतलब होता है कि वो लोग निगेटिव एनर्जी को फील करते हैं और आत्मा से बात करते हैं और बुरी आत्माओं को भी भगाते हैं। उसमें से सीनियर सेमन हारिम और जूनियर सेमन बोंगिल होता है। पार्क की फैमिली में पार्क की वाइफ, उसकी माँ और उसके पिताजी थे जो कि पैरालाइज थे। हारिम पार्क के बेटे के पास आती है और अंतर ध्यान लगाती है तो उसे कुछ महसूस होता है। तो वो समझ जाती है कि जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है पार्क के परदादा के संबंध रखता है, जिसकी वजह से पार्क का बेटा सही नहीं हो रहा है। हारिम पार्क से मिलती है तो पार्क को बताती है कि ये आपके बच्चे के ऊपर आपके परदादा का साया है। तो पार्क कहता है कि उनकी मौत तो 100 साल पहले हो गई थी। उनके मौत के बाद हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। मेरे दादाजी कोरियन में ही रहते थे और उनकी मौत होने के बाद उनकी कब्र कोरिया में ही है। हारिम कहती है कि सब कुछ सही हो जाएगा लेकिन मुझे कुछ एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है कोरिया में। किम और यांग को देखते हैं। इन लोगों का काम होता है कि आत्माओं को सही तरीके से मुक्ति दिलाना। किम एक बूढ़ी औरत की कब्र को बाहर निकलवाता है क्योंकि वो बूढ़ी औरत अपने बेटे को सपने में बहुत परेशान कर रही थी। जब किम कब्र को बाहर निकलवाता है तो देखता है कि उस कब्र की एक दांत नहीं है। जब किसी मरे हुए इंसान की कोई चीज अपने पास रख लेते हैं तो वो इंसान आत्मा बनकर बहुत परेशान करती है। पता चलता है कि बूढ़ी औरत का दांत उसका पोता रख लिया था। किम दांत को उस कब्र पर रखवा देता है और कहता है कि अब यह औरत तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अगले सीन में हारिम किम से मिलती है और पार्क के बेटे के बारे में सारी कहानी बता देती है और कहती है कि यह सिर्फ आप ही सही कर सकते हैं। इधर पार्क की वाइफ कहती है कि परदादा की कब्र खुदवाना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि मेरा बेटा वैसे ठीक हो जाए, लेकिन पार्क किसी भी हालत में अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। वो तुरंत कोरिया आ जाता है। पार्क किम से मिलता है तो किम पार्क से उसके परदादा के बारे में पूछता है तो पार्क कुछ खास नहीं बताता, लेकिन पार्क कहता है कि ये सारी बात सीक्रेट रहनी चाहिए हमारे आपके बीच में। यहाँ पर किम को थोड़ा सा अजीब लगता है। पार्क किम हारिम और उसके साथी पार्क के परदादा की कब्र के पास आ जाते हैं। उसके परदादा की कब्र किसी कब्रिस्तान में नहीं बल्कि उनकी कब्र पहाड़ के उस पार थी। जब किम उस कब्र के पास आता है तो उस कब्र के आसपास लोमड़ियां चिल्ला रही थी। लोमड़ी के कब्र के आसपास चिल्लाना अच्छी बात नहीं थी। किम वहां पर बहुत कुछ निगेटिव एनर्जी महसूस करता है। किम हारिम से कहता है कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर बहुत ही शैतानी ताकत है। यहाँ पर काम करना मतलब अपनी जान हथेली पे रख कर काम करना है। यहाँ पर काम किए तो पक्का मारे जाएंगे। रात होती है। किम हारिम और पार्क बैठे होते हैं। किम कहता है कि कुछ महीने बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है। तो पार्क दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मेरा एक ही बेटा है, वो भी अब मर जाएगा। यह बात सुनकर किम और हारिम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो पार्क, मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। हारिम कहते हैं कि हम लोग एक यज्ञ करेंगे जिससे हमें कोई बुरी आत्मा परेशान नहीं करेगी और 5 सूअर की बलि भी देंगे। सुबह होती है। पार्क के परदादा के कब्र पर 5 लेबर, पार्क की बुआ, क्योंकि उनके बिना आर्डर से पार्क के परदादा की कब्र की खुदाई नहीं की जा सकती। यज्ञ शुरू होती है। हारिम घूम घूम कर मंत्र पढ़ रही होती है ताकि 5 लेबर को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। 5 सूअर की बलि दी जाती है। उस कब्र को लेबर लोग खोद देते हैं, उसके ताबूत को बाहर निकालते हैं और उसे गाड़ी में डाल देते हैं। किम कहता है कि पार्क के परदादा की आत्मा उनके हड्डी में है, अगर उसे जला दिया जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इधर एक लेबर देखता है
कि कब्र में से एक सांप निकलता है, तो वो लेबर उस सांप को मार देता है। उस सांप को मारते ही उसका मुंडी आदमी जैसा हो जाता है। उसके तुरंत बाद मौसम खराब होने लगता है, सब लोग वहां से भाग जाते हैं। उस ताबूत को सुरक्षित जगह रख दिया जाता है। किम कब्र की खुदाई के समय कुछ चीजें बहुत अजीब सी महसूस किया था, इसलिए वो उस कब्र के पास वाले गांव में जाता है और पार के परदादा के बारे में पूछताछ करता है एक आदमी से। तो वो आदमी कहता है कि ऐसा कोई नहीं दफनाया गया है यहाँ पर, लेकिन सुने हैं कि उस कब्र के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। इधर पार के परदादा का ताबूत कोई आदमी खजाने के लालच में खोल देता है, तो उसके परदादा की आत्मा बाहर निकल जाती है और वो आत्मा हारिम के अंदर चली जाती है और हारिम बेहोश होकर गिर जाती है। तो हारिम को फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। थोड़ी देर के बाद हारिम को होश आ जाता है। हारिम बताती है कि वो आत्मा आजाद हो गई है। हारिम फटाफट मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है ताकि वो आत्मा किसी आदमी को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन वो आत्मा अमेरिका पहुंच जाती है। वो आत्मा अपने बेटे और बहू को जान से मार देती है, यानी कि पार के दादा और दादी को। वो आत्मा पार्क को भी डराना शुरू कर देती है। तब तक पार्क के पास किम का कॉल आ जाता है। तभी दरवाजा कोई नॉक करता है और कहता है कि पार्क दरवाजा खोलो, मैं किम हूँ। तो पार्क बहुत डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि दरवाजे के बाहर किम और फोन पर भी किम। फोन कॉल वाला किम कहता है कि तुम्हारे परदादा की आत्मा बाहर आ गई है, वो तुम्हारे दादा और दादी को जान से मार दिया है। किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना, हो सकता है कि वो तुम्हारे परदादा की आत्मा ही हो। तुम विंडो को खोल सकते हो देखने के लिए। तब पार्क विंडो को खोलता है। विंडो को खोलते ही वो आत्मा अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर पता चलता है कि असली किम दरवाजे के बाहर था, जो पार्क को बचाने के लिए आ रहा था, और फोन कॉल वाला किम उसके परदादा की आत्मा थी। असली वाला किम बाहर वॉचमैन के पास जाकर चाबी मांगता है और दरवाजा खोलता है। अंदर आता है, देखता है कि पार्क के अंदर उसके परदादा की आत्मा पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी थी। किम समझ जाता है कि अब पार्क अपने होश में नहीं है। तो किम कहता है कि आप अपने परिवार को क्यों मारना चाहते हैं। तो पार्क के परदादा की आत्मा कहती है, जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध हो रहा था तो मैं अपने लोगों से गद्दारी करके बहुत सारा पैसा कमाया था। वो पैसा मैं अपने परिवार के लिए कमाया था, लेकिन वो लोग मुझे छोड़कर अमेरिका जाकर बस गए और मेरे मरने के बाद मेरे कब्र पर नहीं आए, मेरे लिए प्रे भी नहीं किए। अब वो पार की मुंडी पूरी तरह से 360 डिग्री पर घुमा देते हैं और मरते मरते कहता है कि एक शेर ने लोमड़ी की हड्डी निकाल ली। इसका मतलब किम को कुछ भी नहीं समझ में आया। अब वो आत्मा पार को मारने के बाद अपने बहू और पार के बेटे को मारने के लिए निकल जाता है। तब किम हारिम को बताता है, अब इस आत्मा से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि पार के परदादा की हड्डी जला दिया जाए। पार के परदादा की हड्डी को जलाने के लिए उनकी बुआ की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उनकी बुआ तुरंत तैयार हो जाती हैं और पार के परदादा की हड्डी जला दिया जाता है। परदादा की आत्मा वहीं पर समाप्त हो जाती है। सभी लोग आराम की सांस लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। कहानी में असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। किम को पता चलता है कि पार के परदादा जी के कब्र की खुदाई के समय जो वर्कर उस कब्र को खुदाई किए थे, उसमें से एक वर्कर बहुत बीमार है और एकदम डरा हुआ है। तब किम उसके पास जाता है तो वो वर्कर कहता है कि कब्र की खुदाई के समय मैंने एक आदमी वाले सांप को मार दिया था, तभी से मैं बहुत परेशान हूँ। वो सांप मुझे मार देगा, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। इसके बाद किम उस कब्र पर जाता है और दोबारा उस कब्र की खुदाई करने लगता है। तो उसको एक वर्टिकल ताबूत मिलता है जो कि एक नॉर्मल आदमी से बड़ा ताबूत था। उस ताबूत को एक कमरे में सुरक्षित रख दिया जाता है। उसके चारों तरफ चावल के दाने और खून की बूंदों से उस ताबूत को घेर देते हैं ताकि कोई भी बुरी आत्मा इस ताबूत से बाहर न जाए। तब किम पार के बुआ के पास जाता है और कहता है कि पार के परदादा देश के लिए कुछ भी नहीं किया था, वो जापान की तरफ हो गए थे। क्या आप कित्सुन नाम के मंक को जानती हैं? वो मंक पार के परदादा को वहां पर दफनाने के लिए कहा था। तब उसकी बुआ कहती है कि कित्सुन कोरियन नहीं था, जापानीज था। किम
बोंगिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर जैतून लोग उनको यहाँ क्यों रखना है। हारिम अपनी माँ की आत्मा को बुलाती है मंत्र के माध्यम से अपनी मदद के लिए। इधर बोंगिल को बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे। तब उस ताबूत के पास जाकर देखता है तो उसको एक 7 फुट से बड़ा आदमी दिखाई देता है जो एक आदमी को खा रहा होता है। बोंगिल मदद के लिए हारिम को बुलाता है। हारिम माँ के आत्मा से बात कर रही होती है। जब हारिम बोंगिल की आवाज सुनती है तो वो मदद के लिए जाने लगती है तो उसकी माँ हारिम के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो आत्मा बहुत ही खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी हारिम बोंगिल के मदद के लिए जाती है। देखती है कि वो ताबूत खुला था। तब वो लोग समझ जाते हैं कि 7 फुट का जो आदमी था वो इस ताबूत से निकल गया है। वो बहुत ही खतरनाक आत्मा है। हारिम को ताबूत में एक हेलमेट मिलता है तो हारिम समझ जाती है कि इस ताबूत में जिसकी आत्मा थी वो एक सोल्जर था। इतने में वो सोल्जर हारिम के पास आ जाता है। हारिम से कहता है कि इस रूम में कोई इंसान है तो हारिम कहती है कि मैं एक आत्मा हूँ, इस रूम में कोई आदमी नहीं है। तो सोल्जर पूछता है कि यहाँ पर मेरे लिए खाना है तो हारिम कहती है कि नहीं। तो हारिम समझ जाने वाला होता है कोई आदमी एक लेजर रॉड से उस सोल्जर को मारता है, लेकिन उस सोल्जर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पता चलता है कि वो सोल्जर बहुत ही खतरनाक है। वो सोल्जर बोंगिल के पेट में अपना हाथ डाल देता है। इतने में किम और उसके साथी भी आ जाते हैं। वो लोग उस सोल्जर को देखकर उनकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि आज तक इतना खतरनाक भूत वो लोग कभी नहीं देखे। जब तो सुबह होने लगती है तो वो सोल्जर आग का गोला बनकर गायब हो जाता है। किम इतना समझ गया था कि रात में इस भूत की ताकत बढ़ जाती है और दिन में ये कुछ नहीं कर सकता। अब किम को वही बात बार बार याद आ रही थी कि जो पार्क मरते समय कहा था कि एक शेर ने लोमड़ी की हड्डी निकाल ली। किम सोचता है कि मुझे किसी भी हालत में इस आत्मा से छुटकारा पाना है। इधर बोंगिल की सांसें चल रही थी तो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। किम उस कब्र पर चला जाता है ताकि उसको कुछ जानकारी प्राप्त कर सके, लेकिन किम को कुछ हाथ नहीं लगता। बोंगिल को होश आ जाता है लेकिन वो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा होता है। तो किम और हारिम समझ जाते हैं कि ये उस सोल्जर की बस में हो गया है। किम बोंगिल से बात करता है तो उसको पता चलता है कि यह सोल्जर किसी चीज की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन किस चीज का कर रहा है ये पता नहीं चला। किम दोबारा उस कब्र पर जाता है। कब्र की खुदाई करता है तो वहीं पर सोल्जर की आत्मा होती है। किम समझ जाता है कि सोल्जर रात में कहीं भी रहता है लेकिन दिन में कब्र में ही रहता है और उस कब्र की सुरक्षा करता है। किम वापस आ जाता है तो उसे एक किताब मिलती है जिसमें कुछ फोटो मिलता है। अब यहीं पर असली राज खुलता है। किम को टाइगर, हड्डी और लोमड़ी की बातें याद आने लगती है और कोरिया की मैप एकदम टाइगर जैसा होता है। कोरिया को खत्म करने के लिए बहुत से मेटल रॉड जमीन में दबाए गए थे। यह सब जापानी लोग काला जादू किए थे ताकि कोरिया कभी आगे न बढ़ सके। जब इस काला जादू और रॉड के बारे में कोरिया को पता चलता है तो वो लोग रॉड को निकालना शुरू करते हैं। वो सारे रॉड खोज खोज कर निकाल देते हैं, लेकिन एक रॉड को नहीं निकाल पाते क्योंकि जैतून लोग उस बड़े योद्धा सोल्जर की बॉडी में घुसा देते हैं और उस बॉडी को दफना देते हैं काला जादू के माध्यम से। इसलिए मरने के बाद भी इस रॉड की हिफाजत वो सोल्जर करता रहता है ताकि कोरिया के लोग आगे बढ़ न पाए। उस सोल्जर को वर्टिकल ताबूत में इसलिए रखा गया था क्योंकि उसकी बॉडी में वो रॉड वर्टिकल घुसाई गई थी। उस सोल्जर के बारे में कोई भी जान न पाए इसलिए उसको पार के परदादा के कब्र के ऊपर दफनाया गया था। मिला जुला के कहने का मतलब यह था कि कोरिया और जापान आपस में जीतने के लिए काला जादू का सहारा लेते। किम उस सोल्जर को रोकना चाहता, लेकिन वो सोल्जर की आत्मा किम के बॉडी में प्रवेश कर गई थी। अब हारिम किम को बचाने के लिए उस सोल्जर के ऊपर ब्लड फेंक देता है तो वो सोल्जर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन जब वो दोबारा उठता है तो हारिम के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आने लगता है। वो हारिम को मारने के लिए आता है तो हारिम की सुरक्षा उसकी माँ की आत्मा कर रही होती है जो कि एक पवित्र आत्मा होती है। तब तक किम ने सोल्जर की बॉडी में जो रॉड
जापान के लोग घुसाए थे वो देख लेता है। तो सोल्जर का दुश्मन होता है ब्लड, तो किंग एक लकड़ी की रॉड पर अपना खून लगाता है और उस सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर वो सोल्जर खत्म हो जाता है और जो आखिरी रॉड होता है उसके बॉडी से किंग निकाल देता है। सोल्जर के मरने के बाद हारिम का जूनियर वोंगिल भी ठीक हो जाता है पूरी तरह से। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्त, अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।